मेरा पूरा जो थीसिस का रिसर्च वर्क था उत्तराखंड के आर्किटेक्चर पे था। सो इट इज वेरी वाइड ऑनेस्टली, जितनी बेल्ट चेंज होती जाती हैं वैसे वैसे आर्किटेक्चर कल्चर चेंज होता जाता है। काफी लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि हमारे 7 तरह की ट्राइब्स हैं। गढ़वाली और कुमाऊनी के बारे में सबको पता है, बट हमारे यहाँ जौनसार के लोग हैं, उनका बिल्कुल अलग कल्चर है, उनकी सोसाइटी के नॉर्म्स एकदम डिफरेंट है। इट्स अ पॉलीएंड्री सोसाइटी। आप अगर थोड़ा भूटिया के साइड चले जाते हैं तो उनका कल्चर काफी तिब्बतन इन्फ्लुएंसेस से आता है। देन थारू ट्राइब है विच इज एसेंशियली हैज इट्स रूट्स इन नेपाल एंड वो पहाड़ी इलाके में ज्यादा नहीं रहते हैं, तो उनका बहुत डिफरेंट आर्किटेक्चर है घरों का लेके। सो मेरे को बहुत मन है कि इन्हीं चीजों पे काम किया जाए। इसके लिए हमने अभी एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है, वेयर वी जस्ट स्टार्टेड विद अ फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज, जहाँ पे हम डिफरेंट डांस फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स, बेसिकली आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर को लेकर काफी चीजें डाल एंड यू माइट क्वाइट बी इंटरेस्टेड। ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको काफी अच्छा लगेगा। कोटी बनाल आर्किटेक्चर के बारे में आई डोंट नो, आप इतना नहीं सुना है। तो वो एक 1000 ईयर ओल्ड बिल्डिंग है। इट हैज सर्वाइव उत्तरकाशी बेल्ट में है, तो आपको पता ही है कितने अर्थक्वेक्स आते हैं। वो उसका आर्किटेक्चरली इट इज सो साइंटिफिकली कि अगर वो बिल्डिंग अर्थक्वेक आता है तो वो गिरी नहीं है, वो बेंड होती है। लोगों ने देखा है ऐसे हिलते हुए, पर वो टूटती नहीं है। सो बेसिकली उसका जो बनावट है वो देवदार के लॉग से बना है और स्टोन मेसनरी है। तो उस टाइम पे जो उन्होंने मोटर यूज किया, मतलब जो सीमेंट होता है आज की डेट में, वो डिफरेंट ऑर्गेनिक गोबर के साथ पीस के बनाया जाता है। तो वो एक तरह से उनका बाइंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जब वो निकल के आया है प्रोडक्ट 1000 ईयर बाद हो गए हैं और अभी भी वो बिल्डिंग खड़ी है, और क्या शानदार खड़ी है। मतलब इट्स वन ऑफ द मार्वल्स। ये और यही प्रॉब्लम है कि प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो मतलब मेरे को पता है कि वैसी बिल्डिंग देखने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी, बट किसी ने प्रमोट ही नहीं किया है। सूरी से नहीं जाके रुक जाता है हमारा टूरिज्म। जो एक्चुअल चीजें हैं देखने वाली, वहां तक बात ही नहीं आ रही है। तो काफी खूबसूरत है, मैं खुद गई थी देखने। बहुत अबैंडन सा है, गांव वाले ध्यान रख रहे हैं, बट मतलब ऐसी क्या जबरदस्त बिल्डिंग बनती है कि 5 मंजिला बिल्डिंग है, और आप इमेजिन करें कि 1000 साल पहले बनी हुई है। और जब गोरखा इन्वेजन हुई थी, जब वहां से गोरखा गए थे, तो पूरा गांव उस बिल्डिंग के अंदर छुप गया था और गोरखा उस बिल्डिंग को तोड़ नहीं पाए थे। उसकी दीवारें ही आपकी 1-1.5 फुट थिक है। तो मतलब इट्स अ मार्वल ऑन इट्स ओन दैट शुड बी टेकन नॉट जस्ट नेशनली बट इंटरनेशनली। So yeah, ऐसी काफी बातें हैं। I hope you will tune into our Instagram page and get to know more about it. बहुत ही खूबसूरत आर्ट फॉर्म है, उसमें काफी साइंटिफिक है। अगर मतलब अब पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोगों ने छोड़ दिए, गांव छोड़ दिया है, कल्चर छूटता जाता है। तो एक एफर्ट ऑब्वियसली चाहिए आज की डेट में, पर उसकी टेक्निकलिटीज इतनी छोटी छोटी हैं कि सिर्फ इन 3 फिंगर्स से बनता है। मतलब अब तो आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं, खैर, बट वही चीज है कि आर्ट फॉर्म को रिवाइव नहीं करना, बट उसको सही तरीके, उसके सही मायनों में रिवाइव करना बहुत जरूरी है। उसने बिंदुएं और डंडियों से काफी बनता है। अगर आप लोगों ने एपन देखा होगा तो उसमें जो बनता है उसमें हमेशा जो आपकी लाइंस हैं वो एक ऑड नंबर में होनी चाहिए। और उसका एक बहुत ही खूबसूरत सा मीनिंग है कि अगर ऑड नंबर में है तो जोड़ी नहीं बन पा रही है ना, एक अकेला रह जाता है। तो इट शोज कि पोटेंशियल है और कुछ अच्छा होने का और कुछ नया आने का। और डॉट का भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। पूरा हमारा आप मेडिटेशन के टर्म्स में, हिंदू में ध्यान बिंदु पे लगता है।
तो इनफैक्ट जब तब बनता है जब किसी का देहांत हो जाता है, तो वो एप्रन बिना बिंदुओं के बनाया जाता है, और जैसी 13वीं हो जाती है उसके बाद दोबारा उस घर में वो एप्रन मिटा के उस घर के आंगन में दोबारा बिंदुओं के साथ एप्रन बनाया जाता है। इनफैक्ट आर्ट इतना पॉपुलर हो रहा है, इतना people are standing and appreciating the lead of that art. हमारे आर्ट फॉर्म में भी वो चीजें बहुत ज्यादा हैं, एंड कल्चरली बहुत डीप है, बिकॉज बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं शिव जी के, या कोई जैसे लक्ष्मी पश्चिम वाली हमारी बनती है, हर ओकेजन के हिसाब से एप्रन के डिजाइन होते हैं। तो नो, लाइक जैसे आप सभी जानते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नो, दैट मीन्स वी हैव एक्सीलेंस एक्सपीरियंस अबाउट एजुकेशन इन डिफरेंट फैक्टर्स। एंड अगर एज, तो जो नो एज हमने नाम रखा है अपनी फर्म का, Edge means like we have extreme और vast option for the students career. हम student की ability को analyze करते हैं कि so and so, क्योंकि आजकल competition इतना है, चाहे आप engineering के लिए ले लीजिए या business management के लिए, कोई masters करना चाहता है, कोई bachelors में बहुत अच्छा करना चाहता है, या फिर अगर हम medical students के ऊपर बात करते हैं तो numbers of medical students इस बार भी अगर हम देखें, जो एक NEET का entrance test होता है उसमें भी लगभग 16 लाख के करीब बच्चे अपेयर होते हैं। और अगर हम मेडिकल सीट्स इंडिया के बारे में बात करते हैं तो टोटल जो सीट्स हैं इंडिया में वो लगभग 50 to 60,000 के करीब होगी। अगर हम 9 एम्स जो हैं उनको अगर हम साइड रखते हैं तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला के, तो कंपटीशन बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, काफी टफ रहता है। तो ऐसे में जो नो एज है वो काम करेगा सभी बच्चों के लिए। स्पेशल है हम मेडिकल के लिए, इसमें नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को भी हम एक बहुत अच्छा ऑप्शन उनको देते हैं कि नॉन मेडिकल में भी वो क्या क्या ऑप्शन ले सकते हैं। और चाहे वो इंडिया में अगर इंटरेस्टेड हैं बच्चे, इंडिया के लिए देख रहे हैं, तो इंडिया में भी हमारे पास बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि हम उनको सजेस्ट करते हैं। और अब्रॉड के लिए हमारे पास और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंचुरीज ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। और अगर हमारे बच्चे बाहर जाते भी हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर उन्हें इंडिया का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिला, चाहे वो आप इंजीनियरिंग की बात करें या मैनेजमेंट या फिर मेडिकल, तो लेकिन अगर वो बाहर जा रहे हैं जिस भी कंट्री में, एटलीस्ट उन्हें वहां पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिले, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत रेयर ऐसे कंसल्टेंट्स होते हैं जो सिर्फ अपना बिजनेस देखते हैं, जिसके साथ उनका टाई अप होगा वो वहीं भेजेंगे। बट हमारे लिए क्या है कि हम सारी चीजों को फिल्टर करके उस पे काम करते हैं। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने मुझे नीरज जी मौका दिया, और आप सभी जो सुन रहे हैं थैंक यू सो मच। तो अगर आपको किसी भी तरीके का एजुकेशन को लेकर कोई भी रेफरेंस हो, कुछ भी बात करना हो इन फ्यूचर, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अरे आपकी फरमाइश है। ठीक है ठीक है। ये गाना सच में बहुत ज्यादा सुपर हिट हुआ था, मुझे याद भी नहीं आ रहा था अभी। ये गीत बहुत हिट हुआ था ये गाना, इसके तो दोबारा भी फरमाइश होती है मेरे को अभी गाने की। तो इस गाने को हाँ जब धर फोंटीना अरे आँख में तेरा चश्मा लौंडा मोहना निकर फैसना अरे नौनी त्यार दगड़ी लगे शरमा अरे जेब धरा फोंटेना आँख में तेरा चश्मा जेब धरा फोंटेना आँख में तेरा चश्मा लौंडा मोहना निकरे फैसना न्योनी त्यार दगड़ी लगे शरमा। ओ गंगा जी में बागी आगी यो दी जोड़ी पताका ये काकी माया कननीरा यो कस आयो बखाता
नीरज जी ये इसका अंतरा था और वो क्या बोलते हाँ जी, हैं हाँ जी। पट था उस गाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें मौका दिया इस मंच पे बड़े बड़े महान भावों से मिलने का मौका दिया। धन्यवाद आपका। आप तो खुद ही उत्तराखंड की इतनी सेवा करते हैं। मैम उर्मिला नौटियाल जी। जी नीरज जी नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने मुझे यहाँ पे सब लोगों से मिलने का मौका दिया। नीरज जी, तारा जी, दिल से धन्यवाद आप लोगों का। मेरा नाम उर्मिला नौटियाल है। बोलचाल में उर्मिल बोलते हैं और सभी आसपास के लोग उर्मिल बोलते हैं, इसलिए मैंने उर्मिल नौटियाल बताया। पेपर्स में उर्मिला नौटियाल ही है। और मैं पटियाला हाउस में प्रैक्टिस करती हूँ। पटियाला हाउस हाई कोर्ट के केसेस देखती हूँ, क्रिमिनल साइड देखती हूँ। पिछले 30 साल से मैं वहां वकील हूँ। 8 साल सुप्रीम कोर्ट में भी रही और पीजी ग्रुप की ट्रस्टी हूँ। पीजी ग्रुप के थ्रू हम लोग पहाड़ के इंटीरियर में जाके वहां के लोगों के लिए थोड़ा बहुत जो कुछ कर पाते हैं वो अपनी तरफ से जरूर करते हैं। और एज अ लॉयर मैं अपने उत्तरांचल के लोगों को फ्री कंसल्टेशन देती हूँ। हमारे यहाँ उत्तरांचल के लोगों का मोस्ट वेलकम वो होता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब हमारे अपने लोग आए तो ऐसा कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। मिलने के लिए हमेशा 24 घंटे मैं सभी लोगों को कहती हूँ कि किसी भी तरह की, सिर्फ लीगल उसमें नहीं, सामाजिक उसमें भी अगर मेरी कहीं जरूरत मेरे अपनों को है तो मैं सबके लिए 24 घंटे उपस्थित हूँ। और जहां तक अलकनंदा की बात है, अलकनंदा में भी मैं लीगल एडवाइजर हूँ उनकी, विनोद ढोंडियाल भाई के साथ। बाकी तो मेरे तो इतना ही है मेरे लिए कहने को। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने सारी प्रतिभा अभी आपने यहाँ पे लाके सबको मिलाया एक दूसरे से। बहुत अच्छा लगा मुझे इन सबको सुन करके। इतनी सारी जो परिधि ने इतना सारा कुछ बताया इंटीरियर उसके बारे में जिसकी नॉलेज हमें नहीं थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को सुन के। जहां तक एज अ लीगल एडवाइजर, एज अ लॉयर, मैं आपको बताना चाहूंगी, वैसे तो ये सभी के लिए कि हर आदमी को अवेयर होना चाहिए अपने राइट्स से भी। कई बार हम लोग बीइंग अ लेडी बहुत सारी चीजें होती है कि हम लोग कई बार डर जाते हैं और कई बार बहुत सारे घरेलू हिंसाएं भी और भी बहुत कुछ अपने जहां ऑफिसेज हैं या जहां हम काम करते हैं, वर्क प्लेसेस है, वहां पे हम कई सारी चीजें सिर्फ इसलिए सह जाते हैं कि हमें अपने राइट्स नहीं पता होते हैं। तो अपने राइट्स से सबको अवेयर होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, लेडीज के पास बहुत सारे राइट्स हैं जिनसे उनको अवेयर होना चाहिए और किसी से भी डर के तो काम नहीं करना चाहिए। यही है। सभी उपस्थित महिला जो अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी हैं उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं गाजियाबाद से आपके बीच में हूँ और हम सभी लोग स्त्री सशक्तिकरण वर्तमान और भविष्य विषय पर बात करने के लिए यहाँ पर हैं। तो मैं अपने निजी अनुभवों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूंगी। मैं मूलतः उत्तराखंड अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी के रूप में जो जाना जाता है वहां से हूँ। तो वहां के सांस्कृतिक और साहित्यिक माहौल को जानने के बाद जब दिल्ली आना हुआ तो मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे जो प्रवासी नवयुवक और नवयुवतियां हैं वो सामाजिक संगठन ऐसे बनाए हुए हैं और महानगर में रह के एक तरह से पहाड़ को जीने का प्रयास कर रहे हैं। किसी तरह से पहाड़ के मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं, वहां के सुख दुख में भागीदार हैं। तो एक बहुत अच्छा माध्यम मुझे लगा, मैं उनसे जुड़ी और तभी एक बात दिमाग में आई कि एक ऐसा माध्यम मुझे, क्योंकि मैं साहित्यिक फील्ड से हूँ, संस्कृति पे काम करती हूँ, तो एक सांस्कृतिक जो सृजनात्मक विधाएं हैं उनमें भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि हमारे पहाड़ के जो नए लिखने वाले लोग हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि स्थापित रचनाकारों के साथ वो लोग जुड़ पाएं। तो 2010 में सृजन से पत्रिका, हिंदी साहित्य और सृजनात्मक विधाओं की पत्रिका की मैंने नींव रखी और एक सेतु बनाने का प्रयास किया नए रचनाकारों और स्थापित रचनाकारों के मध्य, और उसी के साथ साथ अपने प्रदेश के रचनाकार अन्य प्रांत के रचनाकारों के साथ एक इंटरेक्शन उनका हो पाए। तो वो कोशिश इस पत्रिका के माध्यम से मैंने शुरू करी। तो ये तो थी मेरे निजी अनुभव की बात।
महिला सशक्तिकरण की जहां तक बात है, मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण पर बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि महिला सशक्तिकरण आखिर है क्या। मेरा मानना है कि जब हम इस योग्य होते हैं, वो क्षमता या योग्यता, जब हम आत्मनिर्भर होके, स्वतंत्र होके अपने भविष्य और वर्तमान के निर्णय ले पाने में सक्षम होते हैं एक महिला के रूप में, तो कहीं ना कहीं वही असल महिला सशक्तिकरण है। अब मैं ये आकलन करूं कि महिलाएं क्या इन वर्षों में साहित्य, संस्कृति, कलाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाई हैं या सशक्त हो पाई हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी जो महिलाओं ने योगदान दिया है इन सारे क्षेत्रों में। साहित्य में अगर मैं बात करती हूँ तो गौरापंत शिवानी जी का नाम आता है, जिन्होंने अपने कथा साहित्य के माध्यम से पहाड़ के परिवेश और जनजीवन को सामने रखा। फिर उनकी बेटी आती है मृणाल पांडे, जो स्त्री अस्मिता की बात अपने कथा साहित्य के माध्यम से करती हैं। लोक संगीत की बात करूं तो अभी हमारे बीच में आशा नेगी जी जुड़ी थी, नईमा खान उप्रेती, और भी बहुत सारे नाम हैं जो आप जानते हैं, लोक गायिका हैं। कबूतरी देवी जी, जो मुझे कहना चाहिए कि 70 के दशक में जिन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से एकमात्र स्त्री आवाज थी। बसंती देवी जी, जो कि जागर के क्षेत्र में अभी तक पुरुषों का जो है एकाधिकार माना जाता था वीर गाथा गायन में, उन्होंने उस पर पहल की। और इसी तरह से थिएटर और सिनेमा में आप देखते हैं हिमानी शिवपुरी जी आती हैं, और सुशीला रावत जी, जो पहली गढ़वाली फिल्म की निर्देशिका रही हैं। ऐसे ही बहुत सारे नाम, अलग अलग फील्ड में महिलाएं बहुत अच्छा योगदान कर रही हैं। अब महिलाओं के जो इतने सशक्त महिलाएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत है, इतने विद्वान महिलाएं हैं, हम कहीं ना कहीं, मुझे लगता है क्या ये राजनीतिक दृष्टिकोण की, राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी है या इच्छा शक्ति की कमी है कि हम उन महिलाओं के योगदान का उपयोग अपने राज्य हित में नहीं कर पाए, उनका पूरा उपयोग हम अपने राज्य हित में नहीं कर पाए। मैं राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात इसलिए भी यहाँ पर करती हूँ क्योंकि अभी जैसे गैरसैंण का मुद्दा आता है तो कई समय तक वो अभी भी मतलब पूरी तरह से नहीं सुलझ पाता। चलिए ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इसको किनारे रखते हैं, लेकिन कुमाऊनी गढ़वाली लोक भाषा एकेडमी, यूनियन टेरिटरी दिल्ली में भाषा एकेडमी खुल जाती है, लेकिन हमारे प्रदेश में ऐसी कोई सुगबुगाहट भी अभी तक नहीं दिखाई देती, कोई प्रयास भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं फ्रेंकली बोलूं तो कोई प्रयास दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, तो सीधे सीधे इसको हम राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कहेंगे। और भी अगर मैं गहराई में जाती हूँ तो साहित्य, संस्कृति या कलाओं की बात करें तो हमारे वहाँ भातखंडे विश्वविद्यालय जैसा संस्थान अल्मोड़ा में है, उदय शंकर नृत्य अकेडमी है, हमारे यहाँ पंत संग्रहालय सुमित्रा नंदन पंत जी की स्मृति में बना है, महादेवी सृजन पीठ हमारे वहाँ है, और भी ऐसे गढ़वाल साइड में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। लेकिन अभी स्थिति आप देखेंगे, अगर भातखंडे विश्वविद्यालय की मैं बात करूं तो वहां पर अध्यापक नहीं है। हालांकि वो बहुत पहले स्थापित हो चुका है, लेकिन राज्य बनने के बाद आप देखेंगे पहले वो बहुत अच्छी स्थिति में था, लेकिन अभी आप देखेंगे बहुत समय से वहां पर अध्यापक नहीं है। बच्चे, सीनियर्स, उनके जो स्टूडेंट है वही उनको पढ़ा रहे हैं या शिक्षा दे रहे हैं। इसी तरह उदय शंकर नृत्य अकेडमी, जिसकी बहुत बड़े लेवल पे शुरुआत हुई थी, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने उसका उद्घाटन किया था, नींव रखी थी, अभी भी वो पूरी तरह से क्रियाशील नहीं हो पाया है। इसी तरह पंत संग्रहालय एक खाना पूर्ति कर दी गई है, पूरी तरह से वहां भी कोई काम देखने को नहीं मिलता। महादेवी सृजन पीठ, जो एक समय बहुत ज्यादा क्रियाशील था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, गोष्ठियां विश्व स्तर पर, देश के स्तर पर वहां पर हो रही थी, लेकिन अभी काफी समय से वो भी निष्क्रिय पड़ा था। अभी मुझे कुछ वहां नियुक्तियां हुई हैं, कुछ ऐसा सुनाई दिया है। तो मेरा कहना ये है कि पहले तो संगठन, अकेडमियां इस तरह की ऐसी कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि बनाई जाए, और जो ऑलरेडी ऐसे संस्थान है उन पर भी कोई काम नहीं हो रहा, वो भी पूरी तरह निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी कि क्या स्थिति है। अगर मैं थोड़ी सी समाधान के ऊपर बात करूं तो मुझे लगता है कि जो नए बच्चे इन क्षेत्रों में आ रहे हैं, जैसे अभी हमारी पूर्व वक्ता परिधि जी ने कहा कि ऐपण लोक कला ऐसी चीज है जो उसका वो ओरल कंसेप्ट से आता था, माँ बेटी को सिखाती थी, बेटी फिर अपनी बेटी को सिखाती थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन इन चीजों का नहीं था। लेकिन हमें समझना होगा, समय बदल रहा है। हमारी पीढ़ी को आप छोड़ दीजिए, हमसे पहली पीढ़ी की भी अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा ऐपण की पारंगतता उनमें बहुत गिनी चुनी औरतें हैं जिनको है, तो उन औरतों को इकट्ठा किया जाए जो इस पे पारंगत हैं। प्रॉपर हमें कोई संस्थान ऐसे बनाने होंगे जो नई पीढ़ी को इसको स्थानांतरित करें,
और इसी तरह साहित्य के क्षेत्र हैं, हमारे साहित्य में महिलाओं ने इतना कुछ किया है, इस तरह की अकादमियां बने कि उनको जो कलाकार हैं, जो साहित्यकार हैं, उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको अनुदान दिया जाए अपने कार्य के लिए। और दूसरा मुझे एक लगता है कि जो बुजुर्ग साहित्यकार हैं, बुजुर्ग कलाकार हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था, इस तरह का सरकारी तंत्र को हमारे एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि काम तो अपने अपने लेवल पे महिलाएं कर रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। एक चीज और मुझे जो लगता है कि जो सांस्कृतिक और साहित्य से, संस्कृति से जुड़े हुए या कला से जुड़े हुए जो विभाग हैं, वहां पर सीधे सीधे उन क्षेत्रों से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनकी दखल अंदाजी होनी चाहिए। सरकारी तंत्र जो है केवल ऑब्जर्वर की भूमिका में वहां पर हो, क्योंकि मुझे लगता है इन विषयों से संबंधित जब हम नीतियां बनाते हैं तो तभी अच्छी नीतियां बना सकते हैं जब हम इन विषयों की हमें अच्छी जानकारी हो। ठीक है, अभी यहाँ पर हर क्षेत्र से महिलाएं हैं। मैं इस गोष्ठी से नीरज बवाड़ी जी को बहुत धन्यवाद दूंगी, उन्होंने मुझे जोड़ा। मेरा मकसद अपनी बात कहने से ज्यादा ये था, मैं अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं जो इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, अग्रणी हैं, उनके अनुभव सुनना चाहती थी और बड़े अच्छे अनुभव मुझे सुनाई दिए। और एक चीज और मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे अपने स्तर पर जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो एक सबसे अच्छा प्रयास ये हो सकता है कि प्रवासी के तौर पर हम चाहे किसी भी फील्ड से हैं महिलाएं, हम एकत्रित होकर एक ऐसा मंच तैयार करें कि वहां के महिलाओं की बातें या साहित्य, संस्कृति या किसी भी विधा पर हम उनकी आवाज बन सकें, उनके मुद्दों को उठा सकें। तो मुझे लगता है कि इस जो संगोष्ठी है उसकी सार्थकता होगी इस नाते। देखिए, लेखकों को आमंत्रित करने का मैं एक प्रॉपर चैनल की मैं वही बात कह रही हूँ। देखिए, अपने अपने स्तर पर लिख रहे हैं, लिखना वो कोई सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती। वो हमारे पठन से आएगा, हम पूर्व साहित्यकारों को पढ़ेंगे या और अपने पहले जो काम कर चुके हैं उनको देखेंगे, तभी वो साहित्य जो है साधना से ही निखरता है। वो हमें कोई विरासत, हमें कोई चीज सौंपी नहीं जा सकती सरकार के द्वारा, लेकिन एक तंत्र बनाया जा सकता है जहां पर हमें कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता हो, कार्यों को करने की इच्छा शक्ति जागृत हो। बाकी आप जो कह रहे हैं कि नवोदित बच्चे जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो कैसे प्रकाशन, मुझे लगता है जो हिंदी पत्रिकाएं देश भर में चल रही हैं वो एक प्रॉपर चैनल का काम करती हैं। वहां पे बच्चे अपने अपने जो आप लोग लिख रहे हैं वो भेजें, अगर वहां प्रकाशित होती हैं तो मुझे लगता है वो सबसे अच्छा चैनल है कि वहां से प्रकाशक भी आपको मिलते हैं। अगर आपकी कहानियां, आपकी कविताएं उन्हें पसंद आती हैं तो प्रकाशक भी आपको अप्रोच करते हैं। और फिर किताबों के लिए प्रकाश इतने आपको पता ही है, और संस्कृति विभाग उत्तराखंड मुझे लगता है इस तरफ कुछ प्रयास कर रहा है, वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं, अनुदान वो लोग देते हैं। और भारत सरकार के लेवल पे भी CCRT और संस्कृति विभाग जैसे मंत्रालय हैं जो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए हैं। तो इतना ही मैं बता पाऊंगी नीरज जी इस समय से। नमस्कार, मैं बबीता भंडारी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज बवाड़ी भैया, आपका इस माध्यम से हमको एक प्रेजेंटेशन, एक सबके सामने आने के लिए आपने हमें उत्सुक किया कि आप लोग आके उस चीज को आप बताइए कि क्या क्या चीजें आप अपने जीवन में और उत्तराखंड के लिए और अपने हमारे पहाड़ के बच्चों के लिए या हमारे दिल्ली में जितने भी लोग हैं जिन लोगों को जरूरतें हैं उनके लिए हम लोग और हम उन सब ने हमारे साथ दान दिया। पर सबसे पहले सबसे दुख की बात है कि हमारे बीच आज बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार जयपाल नेगी, मेरे जयपाल भैया थे, क्योंकि बचपन से हम एक साथ काम करते हुए आए। बहुत दुख हुआ कि वो अचानक से बस हम सबको छोड़ के, ये सबसे बड़ी दुर्घटना है हमारे उत्तराखंड के लिए। मैं बबीता सिंह कशन्याल, अब शादी के बाद बबीता सिंह भंडारी। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, मेरा गांव है उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से मैं नैनी सैनी से थी, पर अब मेरा कनारी ग्राम है पिथौरागढ़ में ही, और मैं दिल्ली में ही पढ़ी लिखी हूँ। उसके बाद मैंने श्री शिवदत्त पंत जी से नृत्य की शिक्षा लेनी प्राप्त की। धीरे धीरे गुरुजन की श्रेणी बढ़ती गई। फिर राजेंद्र सिंह नेगी जी ने मुझे नृत्य सिखाया और उन्होंने मुझे भारतीय कला केंद्र लेकर गए और वहां से मेरी बहुत अच्छी शुरुआत हुई। शिवदत्त नेगी जी ने मेरी बहुत अच्छी शुरुआत करवाई और बहुत ही अच्छे स्थान पर मुझे पहुंचाया, और उन सब की ही मेहनत से
और कुछ अपनी मेहनत से, कुछ आप सबके आशीर्वाद से मैं आज इस स्तर तक पहुंच पाई। दिल्ली में मेरा ग्रुप का नाम है उज्ज्वला नृत्य समागम, जिसमें मैं काफी लोगों को अपने साथ जोड़ कर रखती हूँ। जैसे कि सबसे ज्यादा जिनको जरूरतें होती है, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास, या हम लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो इसी लाइन से कमा रहे हैं। आप सबको भी पता है कलाकारी लाइन में कितना चीजें, किस तरह से हम लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। सो उसी सब चीजों को मिक्स करके हम लोग बस एक साथ मिलके काम को आगे बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं और उसका हमें रिजल्ट मिलता है। बस आप सबका इसमें सपोर्ट चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और आगे मैं काफी जैसे कि ICCR का काफी बार आउट ऑफ कंट्री, न्यूजीलैंड, कनाडा, चाइना, कंबोडिया, म्यांमार, ऐसी काफी जगहों में, अपना नेपाल, काठमांडू, जहाँ पर कि हमें वहाँ के काफी बड़े मिनिस्टर्स की तारीफ मिली गई है। हमारे उत्तराखंड को काफी तारीफ काबिल बताया गया है। बस उस चीज की खुशी मुझे बहुत है और उस चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे गुरुजनों का करती हूँ। और यही चाहूंगी हमेशा हमारे उत्तराखंड में सांस्कृतिक को हमेशा हमेशा महत्व दिया जाए। कभी भी उस चीज के लिए हम अपनी सोच को ना बदले। हर इंसान अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को हर तरीके से आगे बढ़ाए, ताकि हमेशा हमारा कल्चर सब देशों में सर्वप्रथम रहे। बस यही मेरी हमेशा कामना है भगवान से कि आप सब लोगों का सपोर्ट मिले और हम सब कलाकार यूं ही बस आगे बढ़ते जाएं। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। थैंक यू बबीता जी। और सबसे बड़ी बात मैं आप सबके सौजन्य से ये रखना चाहता हूं कि बबीता जी एक मतलब जो प्रोफेशनल कलाकार, जिन्होंने कल्चर को ऐसा मुकाम पहुंचाया कि आज बच्चे उससे अच्छे अच्छे मंचों पे भी जा रहे हैं, प्लस वो अच्छा मेहनताना भी पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है आज की डेट में ना। आर्टिस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन यदि आर्टिस्ट को मेहनताना उस हिसाब से ना मिले तो धीरे धीरे कैसे हम इसको प्रोफेशनलिज्म को आगे बढ़ेंगे। तो आपकी जो भंडारी आर्ट्स के सौजन्य से आपने नाम लिया, तो श्री शिवदत्त पंत जी को मैं भी सादर सम्मान के साथ उनका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कभी आपसे मुलाकात भी उन्हीं के सौजन्य से हुई होगी। और श्री शिवदत्त पंत जी सीनियर मेंटर है, मतलब एक जाना पहचाना नाम है। उन्होंने बच्चों को बहुत आगे तक पहुंचाया है। मैंने तो कभी स्टेज पे कदम भी नहीं रखा था और सबसे पहले उन्होंने मुझे क्या करके प्रस्तुत कर दिया। मैं पुनः आप सभी का ध्यान चाहूंगा कि लगभग इस टाइम 45 के लगभग व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीरज जी नमस्कार आप सबको। आप लोग, आपके कारण ही मैं इस सब चीजों से जुड़ पाई हूँ। मैं एक पत्रकार थी, लेकिन मुझे लगा कि कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। तो जब कुछ लोगों ने MSME के थ्रू फूड प्रिजर्वेशन के हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स लिए, कोर्स किया, तो तब मुझे एकदम मैं उत्तराखंड, मेरे ऐसा लगता है कि मेरे तन मन में बसा हुआ है। तो मेरी शादी उत्तराखंडी से हुई है। मैं उत्तराखंडी नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे ज्यादा उत्तराखंडी हो गई हूँ। तो तब से मुझे हुआ था कि उत्तराखंड में कुछ होना चाहिए। अब जहां आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, तो मेरा शुरू से इस नील फ्रेश फूड को खोलने का ध्येय ही यही था, क्योंकि उस सर्टिफिकेट के साथ सबसे पहला मेरी माँ का नाम जुड़ा है। पहला एक सर्टिफिकेट था जिसमें एक औरत का नाम, एक माँ का नाम जुड़ा होता है, नहीं तो हमेशा पिता का नाम या ये सब होता है। तो तब से ही मेरे दिमाग में शुरू हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो तब मैंने ये स्टार्ट किया। तो वहां से ही धीरे 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 करते आपसे जुड़ी। तो अभी बडिंग एंटरप्राइज है ये एंटरप्रेन्योर में भी। अभी मैंने ऐसा सेटअप नहीं किया कि बहुत कुछ किया हो, हाँ, लेकिन एक आशा है कि उत्तराखंड से संबंधित कुछ चीजों को, जैसे बुरांश हुआ और वहां के सेब हुए और वहां की और चीजें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हुए, उनको लेकर मैं कुछ शुरू कर सकूं। तो मेरे लिए फूड एक बहुत बड़ी, आपने जैसे कहा कि विमेन प्रेस क्लब में, तो वहां पर हम लोग के किचन बड़ा मशहूर है, नीरज जी आप जानते ही होंगे। तो उसी से के बाद मुझे ये शुरू हुआ कि मैं ये सब काम करूं। तो मैंने इसी के तहत नील फ्रेश फूड की स्थापना की। और उसके तहत मैंने जो मेरे साथ MSME में 2 लड़कियां थी, फिजिकली वो ठीक नहीं थी, तो उनको मैं हैंडीकैप नहीं करूंगी, तो उनको मैंने लिया और उनके साथ एक छोटी सी शुरुआत की। घर में ही अचार बनाना, मुरब्बा बनाना,
और सॉस, जैम, चॉकलेट बनाना शुरू किया। तो इससे चलते 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 काफी ये हुआ। तो अभी मेरा प्रोडक्ट अभी घर से ही बनते हैं, और जो मेरे है वो वैदिक की जगह जैविक बोलते हैं। तो जैविक को लेकर कुछ मैंने वैदिक वाला भी के जैविक और वैदिक दोनों को लेकर मैंने ये ट्रेनिंग भी लिया वहां जाके। तो उत्तराखंड में ही मैंने भीमताल में जाके 10 महिला किसानों को ट्रेनिंग भी दिया कि किस तरह से, क्योंकि वो जो माल्टा होता है वो गिर के वो लोग वेस्ट कर देते हैं। तो उनको जाके मैंने बताया कि आप इस माल्टा से जैम बना सकते हैं। तो धीरे धीरे मुझे उत्तराखंड की तरफ इस तरह से अग्रसर होती गई। तो अब जाके मैंने एक छोटा सा सेटअप किया है, उसमें मैं महिलाओं को ही लेकर मैंने महिला किसानों से ही देहरादून से ऊपर जाके मैंने उनसे सब्जियां खरीदी, उनसे सामान खरीदे, मसाले खरीदे। मेरा जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं मैं उत्तराखंड में से ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही खरीदती हूँ, वो भी महिलाओं से। तो मैंने महिलाओं को ही प्रमोट किया वहां पर भी। और यहाँ पर भी मैं जो काम कर रही हूँ घर पे ही कर रही हूँ, मैंने कोई फैक्ट्री स्थापित नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया। तो मैं महिलाओं को लेकर ही कर रही हूँ। बस मेरा इतना ही कहना कि आगे आपके साथ जुड़ गए, 2 साल हो गए मुझे जुड़े हुए। थैंक यू नीरज, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा लगता है कि आगे और होंगे तो और बढ़ेंगे हम लोग। आप जी जी, ये जो बिजनेस उत्तरायणी का इनिशिएटिव है, मात्र एक लाइन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो हम सब मिलकर के स्वरोजगार करें और आपस में एक दूसरे की मदद करें, जो हमारा टारगेट है। सेकंड, हमारा ये टारगेट है कि प्रोफेशनल रिवर्स माइग्रेशन हो। जैसे नीलम जीना जी ने बताया कि दिल्ली से आप सब कुछ करते हैं, अब आप पहाड़ के बारे में सोचिए, पहाड़ से सामान खरीद रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल रिवर्स माइग्रेशन। और तीसरा, हमारा कुछ सामान बिके, हमारा आपस में बिजनेस नेटवर्क बढ़े, हमारे लोगों को जॉब मिले। धन्यवाद नीरज जी, थैंक यू सो मच मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने का। बहुत सारे मैंने महान अभी तक व्याख्यान सुने, और मुझे लगता है कि बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए, इतने सारे लोग, इतने सारी फीमेल जो कि अपने अपनी फील्ड पे इतना अच्छा काम कर रही हैं, उनके साथ आपने मुझे जोड़ा है, मुझे लिया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बताना चाहूंगी कि मैं मूलतः उत्तराखंड से हूँ, अल्मोड़ा से, मतलब अपनी मैटरनल साइड से। तो शादी हुई, उसके बाद बॉर्न एंड बॉट अप, क्योंकि दिल्ली में ही था तो पापा यहीं वर्किंग थे, तो इतना ज्यादा नहीं जान पाई। पर जब शादी के बाद मैंने, अगर आप समझे तो शादी के बाद ही मैंने मेन उत्तराखंड को देखा और वहाँ की संस्कृति को समझा। तो एक बहुत ही ऐसा लगा कि मैं बहुत ही एक ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ कि एक नाम है उस जगह का, और एक अलग ही वहाँ पे पर्सनालिटी होती है लोगों की, और बहुत ही सॉफ्ट नेचर होता है सबका। तो मैं एक बात बताना चाहूंगी अपने बारे में कि योगाचार्य, हाँ मैं योगाचार्य लिखना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि शुरू से ही अपने आगे योगाचार्य लगाया तो अच्छा लगता है। मैं अब तक अपनी वर्कशॉप्स कर चुके हैं, अपने कैंप्स लगा चुके हैं, लोगों को इसका फायदा दे चुके हैं, जो कि ऑलमोस्ट फ्री वर्कशॉप्स होती है हमारी, कि लोग आए, सीखें, एक मोटिवेशन मिले कि वो एक ये भी फील्ड है जहाँ पे लोग आगे बढ़ सकते हैं। और अगर मैं यहाँ फीमेल्स की बात करूँ, क्योंकि और हम लोग उत्तराखंड की ही बात कर रहे हैं स्पेशली, तो उत्तराखंड में हमारा टनकपुर में, चंपावत जिले में जो पड़ता है टनकपुर, वहाँ हमारा एक बहुत बड़ा सेंटर है नेचुरोपैथी का, जहाँ पे नेचुरोपैथी, योग, न्यूरोथेरेपी, ये सब चीजें हम लोग सारी ही चीजें चलते हैं, और काफी अच्छे वहाँ के रिजल्ट हैं, पेशेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है वहाँ पे। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज जो मेनली जोड़ना चाहूंगी, वो ये जोड़ना चाहूंगी कि उत्तराखंड की फीमेल, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट पे ये हमारा जो आज का जो हमारा टॉपिक है आज, तो मैं इसमें ये बोलना चाहूंगी, विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो मैंने एक कमी देखी, जो जब मैं गई उत्तराखंड या और भी जगह में जाती, तो मैं एक बहुत बड़ी कमी देखती हूँ कि विमेन अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं होती है। पता ही नहीं चल पाता उन्हें कि कितनी प्रॉब्लम्स उनके अंदर आ जाती है। धीरे धीरे करके जब वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तब वो ऐसी स्थिति पे आ जाती है तो वो कुछ करने लायक नहीं रहती है। तो अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो जब तक कि विमेन हेल्दी नहीं होगी, शरीर से, मन से, आत्मा से, तब तक हम कैसे बात कर सकते हैं कि एक विमेन एम्पावरमेंट हो जाए, वो एक अच्छा चीज करने लगे, वो अर्न करने लगे, अपना नाम कमाने लगे। मैंने ऐसी बहुत सारी फीमेल्स को अपनी लाइफ में अभी तक देखा है। हालांकि एक्सपीरियंस की बात करूं तो भी मुझे 10 इयर्स के एक्सपीरियंस है, तो अपने 10 इयर्स में मैंने ये देखा है कि बहुत सारी फीमेल्स जो अपने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है, सिर्फ हेल्थ की वजह से
अपना 100% नहीं दे पाती हैं, क्योंकि फीमेल्स ने सिर्फ बाहर का काम ही, जो स्पेशली जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उनने बाहर का काम ही नहीं, उन्होंने अपने घर को भी संभालना है। तो इस चक्कर में वो अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करने लगती है। तो योग एक ऐसा माध्यम है कि इसके द्वारा कोई भी फीमेल घर में सिर्फ अपना 10 से 15 मिनट डेली का देके हेल्दी रह सकती है। और अगर उत्तराखंड की फीमेल्स की बात करें तो क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा कोई बहुत ज्यादा मैं समझू कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि फीमेल बाहर जाके काम करे। शहरों में, दिल्ली, मुंबई ऐसे शहरों में बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि फीमेल्स बाहर जाके काम करे, पर उत्तराखंड और ऐसी जो जगहें हैं वहां पे थोड़ी सी कम अपॉर्चुनिटी होती है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो अगर वहां की फीमेल्स योगा, नेचुरोपैथी, इन सब चीजों में छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, अगर वो कर सके, और स्पेशली क्योंकि नेचुरोपैथी का जो एक सेटअप होता है, उसे सेटअप में बहुत ज्यादा आपका जो है मैं बोलूँ कि इन्वेस्ट जो है बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर आपके पास स्पेस है, आपके पास 2 रूम्स का भी स्पेस है, क्योंकि गांव में मैंने देखा है उत्तराखंड में बहुत बड़ी बड़ी जगह होती है, लोगों के पास बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, और अब तो खेती भी प्रॉपर नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ जानवर और इन सब के चक्कर में। पर अगर वो उसको यूटिलाइज करे प्रॉपर, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नेचुरोपैथी सेंटर्स बन सकते हैं। और लोग जो कि शहरों में रहते हैं वो जाना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं उत्तराखंड, क्योंकि उनको फ्रेश ब्रीड चाहिए। यहाँ तो फ्रेश ब्रीड भी नहीं है लेने के लिए, तो वहां जाके ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। हमारा जो सेंटर है, हम लोग बहुत कम उसकी ऐड करते हैं जो टनकपुर में, स्टिल वहां पे लोग सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से ही आते हैं काफी लोग, और बहुत अच्छा रिजल्ट है वहां पे। तो अगर वहां के फीमेल्स इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज कर ले, और जरूरी नहीं है कि आपने डेली जाके वो कोर्स करना है, बहुत सारी उत्तराखंड में यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराए जाते हैं, या फिर ऑफलाइन, मतलब कि अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस तरह के कोर्सेज भी कराए जाते हैं। जैसे कि अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे बैचलर और आगे मास्टर्स डिग्री होती है योग में। तो आप वहाँ पे सिर्फ अपना 10 to 20 डेज आपको साल में डिवोट करना होता है। आप क्लासेस लीजिए, एग्जाम देके आइए, अपने घर पे स्टडी कीजिए। जो लोग नहीं जा सकते हैं, पर अगर उनसे जो लोग जा सकते हैं, रेगुलर जो पढ़ सकते हैं, देखिए मैं वहाँ पे की जो अभी जो यंग गर्ल्स हैं उनकी भी बात कर रही हूँ, क्योंकि आगे उनको पता नहीं होता। देखिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, बहुत दूर दूसरे स्टेट में नहीं भेजना चाहते हैं। तो उत्तराखंड में इतनी यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे करियर की इतनी अपॉर्चुनिटी है। देखिए जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे उतने ही लेक्चरर्स भी चाहिए होंगे पर्टिकुलर कोर्स को चलाने के लिए। तो वहाँ पे आप कोर्स कीजिए, प्रॉपर योग एंड नेचुरोपैथी का कोर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में होता है, गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी, दोनों ही जगह बहुत सारी। आप सर्च करेंगे गूगल में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाता है। तो एक आप जब वो कोर्सेज करेंगे तो आप सेल्फ का अपना एक सेंटर रन कर सकते हैं, अपने घर में रहकर ही अपना एक नेचुरोपैथी सेंटर डेवलप करके वहां पे से अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये बात जो है, आप जो टॉपिक बोल रहे थे कि वुमेन एम्पावरमेंट की, जो मुझे लगा कि ये बहुत ही सटीक रहेगा उन लोगों के लिए जो कि बाहर नहीं निकल सकती है। फीमेल घर में ही उन्हें रहना पड़ता है, घर की देखभाल करनी पड़ती, और साथ में अगर अपना सेंटर रन कर सके तो साथ में अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है इनसे। ठीक है, तो ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, हार्डली जो कि इक्विपमेंट्स हैं नेचुरोपैथी में, बहुत कम इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है, और केवल डाइट के थ्रू, और वहाँ का एनवायरनमेंट ही इतना अच्छा है। वहाँ तो आधे लोग तो वहाँ पे उसको, वहाँ के उत्तराखंड के एनवायरनमेंट में आके ही 50% डिजीजेस जो है वो खत्म हो जाती है, हम ये मानते हैं, जो हमने रिजल्ट देखे हैं। यहाँ जो शहरों में जो नेचुरोपैथी सेंटर होते हैं, और उत्तराखंड जैसी जगहों पे जहाँ पे नेचर अपने आप में बोलता है, अगर वहाँ पे अगर सेंटर्स होते हैं तो वहाँ डबल इफेक्ट हो जाता है, मतलब जो ट्रीटमेंट है उसका डबल इफेक्ट हो जाता है। तो जो पेशेंट्स है वो डबल रिकवरी से जो होते हैं वो ठीक होते हैं। जी जी। तो और हम मैम ये चीजें चला सकते हैं। जी जी मैम, इसमें ना मतलब सबसे बड़ी बात है कि जो योगा एज ए योगा ट्रेनर और योगा की जो बेसिक नेचुरोपैथी में स्वरोजगार की भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, थोड़ा सा इस पे। बहुत संभावनाएं हैं। देखिए मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये डिस्कस करना चाहूंगी ये टॉपिक की। अभी लॉकडाउन हुआ, पूरे देश में लॉकडाउन है, और इतने मतलब लोगों की जॉब जा रही है, लोगों को हाफ सैलरी मिल रही है। कितने लोग बेचारे जो गांव से शहरों में आए थे, शहरों से गांव की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है दे डोंट हैव मनी टू स्टे इन सिटीज।
तो वो भाग रहे हैं कि एटलीस्ट गांव में जाएंगे, कुछ तो एटलीस्ट खाने को मिलेगा, कुछ ही तो उगा के ही खा लेंगे, इतनी परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए जितने योगा टीचर्स हैं ये लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस रन कर रहे हैं। तो ये देखिए कि इस ऐसी कंडीशन में भी कितना अच्छा सोर्स है अर्निंग का कि वो लोग थके नहीं, वो लोग आराम से अपनी ऑनलाइन क्लासेस, सारे योगा टीचर्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं, अपने सेंटर पे, अपने इंस्टीट्यूट में या कहीं होम विजिट पे, अपने घर बैठ के आराम से ऑनलाइन क्लासेस भी रन कर सकते हैं वो लोग। जी जी, बहुत ही सुंदर, और आपने बड़ी एनर्जेटिक, जिसे हम ऐसे प्रॉपर क्लोजर कहेंगे, कि अभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो सभी लगभग बोल चुके हैं। एक रोशनी चमोली जी आज हमारे बीच में अभी जुड़ नहीं पाई, हमारे बीच में मिस प्रीति भंडारी जी अभी हमें बहुत तन्मयता से सुन रही हैं। तो प्रीति भंडारी जी यदि कुछ कहना चाहें तो मैं आपसे खाली आपका इंट्रोडक्शन प्लीज, और आप कहाँ से और क्या करती हैं प्रीति भंडारी जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रीति भंडारी हाँ है और मैं अल्मोड़ा को बिलोंग करती हूँ। यही मेरा मायका है और यही मेरा ससुराल भी है। बहुत आप अच्छा। लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली कोई भी लोग, जो लेडीज होती है, वो उनका एक पहले से होता है कि हमने करना था, या फिर जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तभी हमारा कुछ ऐसा होता है कि हम लोग कुछ टीचर बनेंगे या आर्मी में जाएंगे या कुछ भी ऐसा। बट मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था। नॉर्मली 19 ईयर्स में मेरी शादी भी हो गई और उसके बाद बेटा हुआ, बेटी हो गई। तो कुछ टाइम बाद मुझे फाइनली 5-6 साल बाद शादी की, कम से कम 8 साल बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। बट ये आप मेरा एक दुर्भाग्य समझिए या कुछ भी, कि जो बिजनेस मैं आज करती हूँ उसका मेरे लिए यहाँ पे कोई स्कोप नहीं था अल्मोड़ा में, या स्कोप था तो मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी उतनी। तो मैं अभी वर्तमान में मशरूम कल्टीवेशन का बिजनेस करती हूँ, मशरूम उगाती हूँ पूरे साल भर। और उसका ट्रेनिंग मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने गूगल से स्टार्ट, तो मतलब मेरा बस ये कहने का हुआ है लोगों से, अगर कोई सोचता है, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सी महिलाएं ये सोचती हैं, गांव स्पेशली गांव के होते हैं, कि उनको लगता है कि हम लोग गांव में हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहें, आपके मन में अगर दृढ़ इच्छा है या अगर आपने कुछ करने की सोची है तो आप उसे जरूर कर सकते हैं। हाँ, कुछ परेशानियां होती हैं जो शायद मेरे साथ भी आई और वो हर किसी के साथ आती हैं, तो बस आप उनको फेस कीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। और मशरूम का तो एक ऐसा काम है जो आप एक साइड बिजनेस के तौर पे कर सकते हैं। तो अभी हम ये योगा से जुड़ना चाहते हैं, योगा की क्लास अभी ले रहे हैं। अभी मुझे 1 ईयर हुआ है योगा से जुड़े हुए। पीछे मैं वैसे एमए कर चुकी हूँ सोशियोलॉजी से। मैं आगरा यूनिवर्सिटी से एमए किया हुआ है मैंने, लेकिन उसके बाद 8वीं तक मैंने योगा किया, लेकिन उसमें कुछ बीच में ऐसा प्रॉब्लम हुई, शादी हुई, उसके बाद मेरी ये सारी क्लासेस बंद हो गई। लेकिन अब थोड़ा सा किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया, मेरी फ्रेंड है उसने मुझे सजेस्ट किया था कि आप योगा क्लास लो, यहाँ पे बाईएमसी में चालू हुई, तो मैंने ज्वाइन किया। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं योगा क्लास लेने से स्वस्थ भी हूँ और आगे इस प्रोसीजर को मैं बढ़ाना भी चाहती हूँ आगे। 3 साल से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जुड़ी हुई हूँ। पहले मैं 22 साल टीचर थी, खूब बच्चों को पढ़ाया, अच्छा किया काम। रोहिणी में दिल्ली में रहती हूँ, रोहिणी में थी, अब मैं रहती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मेरा जो सबसे मैंने पर्पस क्या है कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी इसलिए ज्वाइन किया था कि सबसे पहले तो मुझे इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैंने कहा खाली एजुकेशन का पढ़ा हुआ था, पढ़ाई की थी, खाली बैठना मंजूर नहीं था। मैंने कुछ वैसे ना टीचिंग जॉब छोड़ दी थी मैंने। तो उसके बाद मैंने इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन किया। सबसे पहले अपने इंश्योरेंस के बारे में पता करा क्या है कैसा है। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली को इंश्योर कराया, तो सबसे चीज आजकल जो है जरूरी है उस कराया। उसके बाद मैंने जो है वहां जब ज्वाइन किया देखा तो बहुत ही कम जो थे गढ़वाली अपने उत्तराखंड के लोग थे, बहुत कम थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने गढ़वाल की तरफ थोड़ा, जो लेडीज हैं पढ़ी लिखी होती हैं, हार्ड वर्किंग भी होती हैं, सिंसियर भी होती है, तो उनको थोड़ा मैंने कहा चलो घर में बैठती हैं, कहती हूँ, जिनसे पूछा पता किया कि हमने पढ़ाई लिखाई कभी जॉब नहीं किया, कभी घर से बाहर निकले नहीं। तो मैंने कहा मैं वही काम कराने जा रही हूँ, आप लोग को थोड़ा घर से बाहर निकाल के आपको कुछ अपने बारे में भी अपना जीने की साधन शुरू करो। तो अब देखो लॉकडाउन हो गया है, तो हमारे ऑफिस से पिछले महीने ही 500 लोगों ने ज्वाइन किया है लॉकडाउन ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर के। हमारा आता है एसेंशियल सर्विस में आता है, तो लोगों ने घर बैठ के ट्रेनिंग लेकर के और ज्वाइन किया है, और अर्निंग भी हो रही है उनकी और लर्निंग भी हो रही है। सभी को नमस्कार। बुआरी जी नमस्कार सर। सर कैसा लग रहा है महिला सशक्तिकरण के बीच में पुरुषों की? रियली कह रहा हूँ,
रैली कर रहा हूँ कि बहुत ध्यान से सुन रहा था सारी अपनी जो महिला शक्ति है, और हम तो ये मानते भी हैं क्योंकि हमने इसका अनुभव भी किया है। अभी जब हमने अपने गांव में एक कदम गांव की ओर का ये जो प्रोग्राम रखा था, तो उसमें अनुभव किया था कि हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, इन्होंने इतना सहयोग दिया इसमें, और आज हमारे गांव की जो महिलाएं हैं इतनी सशक्त हो गई हैं। अभी लॉकडाउन के बीच की बात कहूँ तो कम से कम 10,000 मास्क बनाए इन्होंने, और पूरे इलाके में इन्होंने मास्क बांटे हैं, और अपना भी रोजगार उन्होंने पाया है। आज उस महिला सशक्तिकरण के कारण हमारे गांव में, चाहे वो मुर्गी पालन है, चाहे वो मछली पालन है, चाहे वो फल का है, सब्जी का है, नर्सरी है, अभी फूल वहां लग रहे हैं। मैं माध्यम से, कुछ माध्यम से आप लोगों को शेयर करते रहता हूँ कि वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने पुरुषों से ज्यादा लेडीज ज्यादा उन्होंने भागीदारी किया, उनकी बदौलत ये हुआ है। तो मैं तो सभी महिला शक्ति का सम्मान करता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि उनकी बदौलत आज हमारे पहाड़ भी, हमारा देश भी सशक्त हो रहा है, और उनके पास बहुत शक्ति है, हमसे ज्यादा शक्ति महिला के अंदर है। तो इसलिए उनको हम नमन करते हैं। और धन्यवाद नीरज जी, आपने हमको मौका दिया और इतने विद्वान लोगों के, इतने बुद्धिजीवी लोगों के साथ बात करने का एक मौका दिया। धन्यवाद। मेरी हाँ, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जो है इस एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम में आपने इनवाइट किया, और आपने जो ये सीरीज स्टार्ट करी है, ये बहुत ही अच्छी सीरीज आपने स्टार्ट करी है। और मैं आप सीरीज के थ्रू बहुत से एमिनेंट लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं कि मैं पीजी ग्रुप के जो एजुकेशन प्रोग्राम है उनके साथ कई सालों से जुड़ा हूं मैं, और उनकी ट्रस्टी जो है वो आज उनसे रूबरू होने का मौका मिला। इससे पहले कभी उनसे मिलना नहीं हुआ, सुना जरूर था मैंने, लेकिन पहली बार उनसे मिलना हुआ, उनको सुनने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा लगा। मैं वैसे तो दिल्ली में बेस्ड हूँ, लेकिन अभी गांव में भी बहुत छोटे छोटे जो टाइनी प्रोजेक्ट हैं, कुछ एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट हैं, कुछ आपके एजुकेशन के प्रोजेक्ट हैं, और साथ साथ वाटर कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट के भी छोटे छोटे इनिशिएटिव्स में हम लोग लगे हुए हैं। और मैं बुराई जी के साथ भी मेरा परिचय है, उनसे भी मैं मिला हूँ, और एक दो ट्री प्लांटेशन के प्रोजेक्ट में पीजी ग्रुप में बुराई जी से सबसे पहले उनसे मिलना हुआ। और जब मैं उनकी जो गांव की तरफ, जो एक कदम गांव की ओर जिन्होंने एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चलाया है कि दिल्ली में रहते हुए वो पहाड़ के लिए कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा काम है। और जैसा कि मैंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बारे में कि गांव की महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर वहां हिस्सा ले रही हैं, तो यही मैं भी जो है अपने थोड़ा सा 1-2 मिनट में अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने भी अभी अपने गांव में लगभग 25 नाली में एक खेती का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और वो प्रोजेक्ट केवल और केवल सिर्फ महिलाओं की वजह से ही हो पाया, क्योंकि गांव में हमने कुछ फेंसिंग करवाई थी और गांव में इस टाइम महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, तो उन लोगों ने कुछ ऐसा जो है फेंसिंग का काम करके दिखाया कि मुझे लगा कि नहीं, गांव में भी कुछ हो सकता है। और आज उन जो मेरे गांव की महिलाएं हैं, मेरी माता और बहनें, उन्हीं की बदौलत जो है मैं आज एक छोटा सा एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट करने की हिम्मत वहां जुटा पाया। तो एक बार फिर मैं आपको और सभी पार्टिसिपेंट्स को, जितनी भी एक से एक एमिनेंट पर्सनैलिटीज महिलाओं को सुनने का मौका मिला, और वो अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सबको सुनकर बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, धन्यवाद। बाद में मैं किसी काम में भी उलझा हूं। अच्छा, बस भाई एक्चुअली अब ये क्लोजिंग मोमेंट्स ही है, बस खाली एक शुभकामनाएं अगर आप चाहे तो। आज क्या बात, आज जल्दी? हाँ जी, आज जल्दी। हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, मैं ही थोड़ा लेट आया। कोई नहीं सर। ठीक है, पहले तो सबको भाई नमस्कार मेरी तरफ से। महिलाओं को तो एक्चुअली में क्या योगदान बहुत है, जैसे अपने उत्तराखंड एरिया में तो मैक्सिमम, क्योंकि आदमी तो बहुत कम काम कर रहे हैं, महिलाएं सपोर्ट ज्यादा करती हैं। अगर कोई भी आप काम करो तो आदमी तो कमी और महिला आपको ज्यादा सपोर्ट करेंगी वहां पर। जी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो महिलाओं का जो योगदान है वहां पे काफी अच्छा है कंपेयर टू जेंट्स।
सबसे पहले हमें श्री बलवीर बोरा जी, जो कि बेंगलोर से अभी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, तो बलवीर जी ने ये सजेशन दिया था कि इसका एक फीडबैक तो आप सबका हम व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से भी लेते रहते हैं। अभी सर ने हमसे कहा था कि इसका आप एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाएंगे, तो डेफिनेटली सर इसका एक मिनट्स ऑफ मीटिंग हम आपके पास जल्द से जल्द भेजेंगे। और थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली हफ्ते हफ्ते में ये हो रहे हैं, तो इसलिए हमको इतना टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन डेफिनेटली आपकी एक क्वेरी आई तो इसको हम जरूर क्लोज करेंगे। बहुत बड़े योगदान है सर महिलाओं के। अगर उत्तराखंड आंदोलन से देखो या उससे पहले से देखो तो महिलाओं ने बहुत काम किया है और ज्यादातर महिलाएं ही काम करती हैं वहाँ पे उत्तराखंड में। सर्वप्रथम नीरज जी, ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका और आप इन्हीं कामों के लिए जाने भी जाते हैं। मैं पहले तो आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा और सेकेंडरी उन तमाम बहनों को जिनको आपने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आमंत्रित किया था, मैं उनको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगा। और निश्चित तौर पर ये सब लोग जो हैं आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण की तरह है। अभी पूर्व वक्ता जो ऐसे बता रहे थे कि हमारा उत्तराखंड पहले से ही महिला सशक्तिकरण के रूप में जाना जाता है। हम जब छोटे थे और भी लोग मेरे से सहमत होंगे कि शुरू से ही पहाड़ में माताएं बहनें हमारी ज्यादा काम करती आई हैं पुरुषों की अपेक्षा। और मैं समझता हूँ इस तरह के सेशन से आने वाले समय में कई और प्रतिभाएं सामने आएंगी। इस कोरोना महाकाल की संकट में इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं, मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। और जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने भी इस समय वहां पर स्वरोजगार को लेते हुए एक अवसर प्रदान करने की कोशिश की है, तो निश्चित तौर पर इन बहनों से प्रेरणा लेकर के हमारी जो कमिंग जनरेशन है वो जरूर प्रेरणा लेकर के उन कार्यक्रमों का लाभ उठाएंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं कम है, क्योंकि आपने आप समय समय पर इस तरह के जो सेशन मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि प्रशंसा ना करें और टीम बने, और क्योंकि इसको बहुत आगे तक लेके जाना है, क्योंकि स्वरोजगार इस टाइम हमारे भारत की और उत्तराखंड की जबरदस्त जरूरत है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया अपनी गाइडेंस दें, अपना सहयोग दें। नहीं, मैं तो सिर्फ अभी तारीफ ही कर पाऊंगा। मैं जिन लोगों को मैंने अभी सुना, जिन महिलाओं को, जिन महिला शक्तियों को, मैं बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ सभी से कि और खुशी हुई कि हमारी उत्तराखंड की महिलाएं आज बहुत ही अच्छे मुकाम पर काम कर रही हैं और देश और दुनिया का नाम कर रही हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं इन सभी से अगर कॉन्टेक्ट्स इनके अगर प्रोवाइड कर सकें तो मैं कुछ लोगों से मैं बात करना भी चाहूंगा। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज इस सेशन में जुड़ करके, और मुझे बहुत खुशी है। बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और इस सेशन में आमंत्रित करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बस सर, आज के लिए तो मैं एक श्रोता बन के सब सुन रहा था, क्योंकि आज आपका वुमेन एम्पावरमेंट वाला प्रोग्राम था, तो आज सुनना ज्यादा बेहतर था। आज सुनने में बहुत आनंद आया सबको। तो कभी कभी चुप रह के सुन लेना भी ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब लेडीज को ज्यादा वही पसंद आता है कि उन्हें सुनने वाले ज्यादा हो। मौलिकी जी, शायद दिनेश मौलिकी जी प्लीज ने हैंड रेस किया है। अभी जैसे मेरे को एक्चुअली ये लिंक अभी मिला है मेरे को, हमारे को एक एक्चुअली मैं हरड़ा से बिलोंग करता हूँ, मेरा घर जो है हरड़ा है, तो वहाँ पर एक मेरे को लिंक मिला हुई है। तो मैंने इसको भी लिंक किया, तो तब मेरे को आप के बारे में जो आपका प्रोग्राम था मैं काफ़ी देर से उसको सुन रहा था, और बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का ये। और जो मतलब आपने अपने हमारे पहाड़ के लिए एक महिला सशक्तिकरण के बारे में आपने वार्ता की, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना हमारे अपने पहाड़ के बारे में और अपने संस्कृति के बारे में और काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं जी। सौभाग्य के बारे में मैं काफी देर से आप लोगों को सुना था, आपके काफी अच्छे लगे, और आशा है कि आपसे अभी कभी दोबारा फिर मुलाकात होगी या कभी बातचीत का मौका मिलेगा जी। तो धन्यवाद। हमारा शायद पहला परिचय है। हाँ,
तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और एक प्रॉपर नोट के साथ इसको खत्म करते हैं।